अब ये तो बात हुई सिंगल लेंस की। अगर हम लेंस को कंबाइन कर दें, जैसे आपने देखा था मिरर पढ़ने के बाद आपने कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स देखे थे, ऐसे ही यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस देखेंगे। अगर हम थिन लेंसेस को कॉम्बिनेशन में रखते हैं, कॉन्टैक्ट में रखते हैं, तो पावर कंबाइन हो जाती है, P1 प्लस P2 हो जाती है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाती है। अगर एक कन्वर्जिंग हुआ एक डाइवर्जिंग हुआ तो ये 1/f1 माइनस 1/f2 हो जाएगा। अगर उनके बीच में कुछ डिस्टेंस रखा जाता है तो उस केस में फिर आपकी इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला बदल के P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2 हो जाएगा, जहां D इनके बीच का डिस्टेंस है। इसी तरीके से इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला भी बदल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कटिंग ऑफ लेंस। कटिंग ऑफ लेंस में आपको कहा कि उसको इस तरीके से काटा गया है, परपेंडिकुलरली काटा गया है, तो ऐसे वर्टिकल में काटा है तो क्या होगा, इस कटिंग से आपका एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस कहिए क्या बन जाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स बन जाएगा। अगर पहले लेंस की फोकल लेंथ f थी और पावर p थी, तो ऐसा करने पर फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, पावर हाफ रह जाएगी। और अगर हम उसके और फर्दर टुकड़े करते हैं, यानी अब उसको बीच से ऑप्टिकल सेंटर से अलोंग द एक्सिस कट करते हैं, तो ये जो चारों टुकड़े बनेंगे इनकी फोकल लेंथ भी 2f होगी। अगर हम वर्टिकल के अलोंग ना काट के हॉरिजॉन्टल के अलोंग काटते हैं तो क्या होगा, तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम इनको इस तरीके से रीअरेंज करते हैं तो हमारे को इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या मिल जाएगी, f/2, और पावर बढ़ के क्या हो जाएगी 2p। और अगर हम इनको ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लगाते हैं तो क्या होगा, एक के रिफ्रैक्शन को दूसरा कैंसिल कर देगा। जैसे क्राउन और फ्लिंट होते हैं आपके प्रिज्म, वैसे ही एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ना पावर होगी ना फोकल लेंथ होगी, जैसे कि आपके सनग्लासेस में होता है। अगर एक ही लेंस के कट किए हुए टुकड़ों को इस तरीके से हम जमाएं, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो इसमें सभी की पावर और सभी की फोकल लेंथ क्या होगी, सेम होगी। अगर हमारे लेंस में इस तरीके से 5 मीडियम इन्वॉल्व हों एक की बजाय, तो इस केस में हमारे जितने नंबर ऑफ डिफरेंट मीडियम हैं उतनी ही नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी 5। लेकिन ये मीडियम अगर इस तरीके से इन्वॉल्व हैं तो इस केस में एक ही सिंगल फोकल लेंथ मिलेगी और एक ही आपको इमेज मिलेगा। इसी तरीके से बाकी अरेंजमेंट्स भी आप देख सकते हैं, यहाँ आपको 2 इमेज मिलेगी, यहाँ आपको 1 इमेज मिलेगी। तो मीडियम डिफरेंट होने के बाद भी आपको इमेजेस अलग अलग मिल रही हैं, उसका रीज़न आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेंस एंड अ मिरर। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड अ मिरर के क्वेश्चंस में हमें लेंस भी दिया जाएगा और मिरर भी दिया जाएगा, और इसके कुछ फेमस केस हैं जो हम डिस्कस करते हैं। जैसे पहला केस है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है उसको हमने रखा कॉन्वेक्स लेंस के सामने और कॉन्वेक्स मिरर को हमने लेंस के पीछे रखा, इस तरीके से कि फाइनल इमेज जो है वो कोइंसाइड करे ऑब्जेक्ट के साथ में। तो इसका मतलब ये है कि या तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके लेंस से जब इमेज फॉर्मेशन होगा तो वो आपके मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, जिसकी वजह से रेज अनडेविएटेड वापस आपकी लौट आएंगी और ऑब्जेक्ट पर ही इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा केस हो सकता है कि आपकी जो रेज है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन यानी लेंस से पास होने के बाद वो मिरर के पोल से टकराएं, तो भी आपकी ऑब्जेक्ट पर ही आपकी इमेज बन जाएगी। तो ये दोनों केस आप ले सकते हैं। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन क्या होता है, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन होता है कि हमें अपनी जो लाइट होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं, ये हमें पता है। तो जब हम फोटोग्राफ खींचते हैं तो जो हमारा लेंस है वो अलग अलग कलर की लाइट के लिए अलग अलग इमेज फॉर्मेशन करता है, क्योंकि अलग अलग लाइट के लिए अकॉर्डिंग टू कॉचीज फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, और 1/f बराबर म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 से हम जानते हैं कि अलग अलग म्यू के लिए अलग अलग आपका f होगा। तो अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन होता है कि हम जिसमें चाहते हैं कि वाइट लाइट अगर हम यूज़ भी करें तो भी हमारा जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है उसमें हमें कलर्ड इमेज ना दिखे, क्योंकि एक ही इमेज में आपको कुछ पार्ट रेड कुछ पार्ट ग्रीन ऐसा दिख रहा है, वो ना हो। तो उसके लिए लेंसेज को कॉन्टैक्ट में रखा जाता है। पावर बन जाएगी आपकी P1 प्लस P2। कंडीशन फॉर अक्रोमेटिज्म ये है कि आपकी डिस्पर्सिव पावर अपॉन F1 डिस्पर्सिव पावर ऑफ 2 अपॉन F2 बराबर क्या होना चाहिए, 0। डिस्पर्सिव पावर क्या होती है ये प्रिज्म में हम पढ़ेंगे, फिलहाल फार्मूला देख लेते हैं। क्वेश्चन अगर आता है तो वो डायरेक्ट हमें ओमेगा 1 ओमेगा 2 और F1 F2 की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आता है, तो सिंबल्स के मतलब आपको पता होने
चाहिए। इसका मतलब ओमेगा 1 P1 प्लस ओमेगा 2 P2 शुड बी 0। P1 और P2, P1 और P1 P2 एंड और F1 एंड F2 ये ऑपोजिट साइन के होने चाहिए, तभी आपका ओमेगा 1 इज़ नॉट इक्वल टू ओमेगा 2 आएगा और P क्या हो पाएगा, 0 हो पाएगा। तो क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए ये कंडीशन ज़रूरी है। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर हाई है, उसको रखा है कॉन्वेक्स लेंस के सामने, फोकल लेंथ 30 है, हाइट ऑफ इमेज हमें दिया है 50, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज हमसे पूछा है। तो देखिए हमें ये दिया ही नहीं है कि इमेज जो बन रहा है वो इन्वर्टेड बन रहा है या इरेक्ट बन रहा है। तो इसका मतलब हमारे मैग्नीफिकेशन के दो केस पॉसिबल हो जाएंगे, एक +2 वाला, एक -2 वाला। क्योंकि ऑब्जेक्ट की हाइट जो है, एन ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर हाई, इमेज की 50, तो 50/25 2, तो 2 प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। प्लस और माइनस के बेस पे आपके जो पोजीशन डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और इमेज का वो बदल जाएगा। तो अगर हम m बराबर 2 लेते हैं तो f/f प्लस u, इससे हमें u का वैल्यू मिलेगा, -15। तो v का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -30, क्योंकि हम जानते हैं मैग्नीफिकेशन इज v/u, तो u जो है उसका डबल करना है, v मिल जाएगा। अगर हम मैग्नीफिकेशन -2 लेते हैं तो 30/30 प्लस u, इससे जो हमें u मिलेगा वो कितना होगा, तो u होगा हमारा -45 सेंटीमीटर और v हो जाएगा हमारा 90 सेंटीमीटर, तभी हमें मैग्नीफिकेशन नेगेटिव मिल सकता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया भाई, यहाँ तो हो गया आपका 30 - 15 सेंटीमीटर सिंपली, ठीक है ना। रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल इमेज है, दोनों एक ही साइड बन रहे हैं। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज भी रियल है, तो ये बनेगा लेंस के, ये रखा होगा लेंस के एक तरफ, ये बनेगा लेंस के दूसरी तरफ। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 135 सेंटीमीटर। तो दो आंसर आएंगे। दूसरे क्वेश्चन में हमें कहा है बीम ऑफ लाइट है, कन्वर्ज करती है एक पॉइंट पी पर, लेंस को हमने रखा है इन द पाथ ऑफ कन्वर्जेंट बीम 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी। एट व्हाट पॉइंट डज द बीम कन्वर्ज इफ द लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20, अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपका लेंस कन्वर्जिंग है तो भी ये रे इस तरीके से आ रही है, एक्चुअल में ये मिल रही थी पॉइंट पी पर, तो पोजीशन ऑफ इमेज हो गई आपकी u बराबर +12, क्योंकि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। f बराबर आप कितना लोगे यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ 20, तो आपको कहा है कि पोजीशन ऑफ इमेज, तो 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। सॉल्व करेंगे तो v कितना आएगा, तो ये आपका आएगा v का वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर कन्वर्ज करेगी। और अगर आपका डाइवर्जिंग लेंस है तो ये इस तरीके से आ रही थी, यहाँ पे आपको मिल रही थी, डाइवर्ज हो जाएगी तो ये पीछे की तरफ कहीं ऐसे मिलेगी इमेज। इस केस में क्या करोगे, u अभी भी आप प्लस का 12 लोगे, लेकिन f क्या लोगे कॉन्केव के लिए, -16। तो 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। सॉल्व करोगे तो v का वैल्यू आपको मिलेगा 48 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड की। डिस्प्लेसमेंट मेथड का सवाल आपको समझ में ऐसे आता है कि इसमें आपको कहता है कि हम लैब में फोकल लेंथ डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे थे कॉन्वेक्स लेंस का। तो स्क्रीन पर हम इमेज ऑब्टेन कर रहे थे और हमने ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस था d और लेंस आपका बीच में कहीं है। अब हमारी जो लेंस की पोजीशन है और मतलब ये जो डिस्टेंस है कैपिटल D, इसमें और लेंस की जो फोकल लेंथ है उसमें एक रिलेशन होता है जिसकी मदद से आपको नंबर ऑफ पोजीशन डिटरमाइन होते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट को आप दो अलग अलग पोजीशंस पे रखकर उनकी पॉइंट इमेज ऑब्टेन कर सकते हो, शार्प इमेज ऑब्टेन कर सकते हो स्क्रीन पर। ये आपको मालूम पड़ता है 1/v - 1/u बराबर 1/f लगाने पर। इसमें अगर आपने ऑब्जेक्ट को लेंस से u डिस्टेंस पे रखा था तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस दिया है, तो इमेज का डिस्टेंस आपने अज्यूम कर लिया d - u। यहाँ से पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ d एंड f ये निकल के आता है। इसके लिए अलग अलग रिजल्ट होते हैं कि अगर ये डिस्टेंस जो है वो लेस देन 4f है तो u जो है वो आपकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और फिजिकली ऐसा कोई पोजीशन लेंस के सामने पॉसिबल नहीं है। अगर d बराबर 4f है तो फिर आपकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगी d/2,
यानी 2f पर, तो केवल एक ही पोजीशन है लेंस का पॉसिबल जिसके लिए आपको शार्प पॉइंट इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन होगा। लेकिन d आपको अगर ग्रेटर देन 4f मिलता है तो इस केस में आपकी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के दो वैल्यू आपको मिलेंगे। इन दोनों वैल्यूज के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसको हम मान लेते हैं x, मतलब दो अलग अलग पोजीशंस आपको ऑब्जेक्ट की मिलेंगी जिनके लिए आपको शार्प पॉइंट इमेज ऑब्टेन होगा स्क्रीन पर, अगर d ग्रेटर देन 4f है। और अगर u1 माइनस u2 के मॉड की बात करूं, मतलब इन दोनों पोजीशंस का जो डिफरेंस है वो x है, तो आप f डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन आपको ऐसा बोलेगा कि हमने लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रखा, एक बार 10 सेंटीमीटर पे रखा, एक बार 30 सेंटीमीटर पे रखा, दोनों के लिए हमें शार्प पॉइंट ऑब्जेक्ट मिल गई, इमेज मिल गई। तो बताइए फोकल लेंथ ऑफ लेंस कितना है अगर ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस इतना है। तो आप 10 माइनस 30 करके 20x का वैल्यू यहाँ रख दो, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस रख दो, तो फोकल लेंथ ऑफ अननोन लेंस आपको मिल जाएगा। और यहाँ जो आपको इमेज मिलती हैं उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या होती है वो भी इंटरेस्टिंग है। अगर आप पहले ही पोजीशन के लिए इमेज की पोजीशन निकालो, पहली ऑब्जेक्ट पोजीशन के लिए, तो वो U2 आती है और दूसरी के लिए U1 आती है। यानी अगर आप U1 पे ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज U2 डिस्टेंस पे बनेगा लेंस से, और अगर आप U2 डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखते हो तो इमेज U1 डिस्टेंस पे बनेगा। यानी डिस्टेंसेज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज जो है वो इंटरचेंजेबल है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।